बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान के चैप्टर में शुरुआत करने जा रहे हैं। वो खंड है इतिहास का। अभी तक के हमने भूगोल का खंड पढ़ा और नागरिकता का खंड पढ़ा और अर्थशास्त्र के खंड में बहुत सारी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। और इसके बाद में आज जो शुरू करेंगे हम लोग इतिहास के बारे में, प्राचीन बातों को जानना या समझना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। कई हजारों वर्ष पहले की बात जो लिखी रहती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, चाहे वो खोज के रूप में हो, चाहे वो आचार विचार से संबंधित हो। तो बीती हुई जो बातें हैं, घटनाएं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना इतिहास। और आदि मानव से लेकर धीरे धीरे किस प्रकार से सभ्यता का विकास हुआ और कई प्रकार के युग, पाषाण युग, नवपाषाण युग, ऐसे लौहयुगीन सभ्यता, ऐसे बहुत सारी सभ्यताएं चलती गई। और उसके बाद में आ जाता है आधुनिक। तो आज के जो चैप्टर का शुरुआत करेंगे, इसी चैप्टर का नाम आधुनिक के आधार पर यहाँ पर जो विश्व के जो देश थे, विश्व जो महाद्वीप थे, उनमें कौन कौन से जो व्यापार व्यवसाय का प्रादुर्भाव हुआ, किस प्रकार से उनका शहरीकरण का विकास हुआ, इसके बारे में आज के चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय किस प्रकार से हुआ, आधुनिक संस्कृति का उदय भारत में और यूरोप में किस प्रकार से हुआ। और वो उदय जो हुआ वो है सन 1300 से सन 1800 ईस्वी के बीच में ही है। तो ये आधुनिकता का दौर या आधुनिक समय का दौर 14वीं शताब्दी से लेकर जो 17वीं शताब्दी और उससे आगे 18वीं शताब्दी तक के आधुनिकता का दौर निरंतर चला और आज तक के इस आधुनिकता का दौर चला आ रहा है। इसी के बारे में 1300 से लेकर जो प्रमुख बातें हुई, उन्हीं के बारे में आज का प्रमुख जो चर्चा आपके सामने में करेंगे। किस प्रकार से बदलाव होते गया और उस बदलाव में क्या परिवर्तन आता गया, कौन कौन से नए चीजों को सम्मिलित किया गया, कौन कौन से वर्ग आए, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए और उन्होंने क्या कार्य किए, इसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि आधुनिक इतिहास की जब शुरुआत करते हैं तो आधुनिकता के बारे में या आधुनिक की पहचान क्या है, आधुनिकता की पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सामान्य सी बात है, हम आधुनिकता की जब बात करते हैं तो उसमें औद्योगिकरण और आज जो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की जो स्थापना या लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य देखने को मिलता है, इसी को हम आधुनिकता। प्राचीन समय में न लोकतंत्र था और न ही आधुनिकीकरण था। आदि मानव के समय में देखते हैं तो ये सब नहीं था। तो आधुनिकता की पहचान हम इसी से लगा सकते हैं। दूसरी जो आती है कि सामाजिक जो व्यवस्था के अंतर्गत, सामाजिक व्यवस्था को आसानी से समझ पाना कठिन है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें सम्मिलित है। जात पात को कम करना, समाज की जो आर्थिक विकास है उनकी गति पर रोक,
कई प्रकार के संस्कृति सभ्यता का प्रादुर्भाव नहीं हो पाना, तो ऐसे बहुत सारी बात सामाजिक उसका जो रहन सहन किस प्रकार से था, कानूनी समानताएं क्या थी, ये सारी बातों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कई प्रकार के सामाजिक जो बदलाव देखने को मिलता है। 1300 से लेकर सन 1300 लेकर 1750 तक के क्या परिवर्तन आया, कौन कौन से परिवर्तन या बदलाव देखने को मिला, उसके बारे में यहाँ पर आपके सामने में ब्लैक बोर्ड में लिखा है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सामाजिक जो बदलाव हुआ वो विभिन्न जो पहलू इनके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्यापार और शहरीकरण। व्यापार और शहरीकरण जैसे कि हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो अध्ययन या खोज का कार्य जो करने वाले हैं यूरोप है, अफ्रीका और एशिया के प्रमुख देश। यूरोप का जो देश है वो कई प्रकार के व्यापार व्यवसाय में अपनी प्रगति या वृद्धि की। व्यापार के साथ साथ जहां जहां पर व्यापार या एक दूसरे देश के साथ में संपर्क होता गया, व्यापार मतलब एक देश से दूसरे देश के साथ में मिलकर वस्तुओं का आयात निर्यात करना, और इस आयात निर्यात करने से एक देश से दूसरे देश के साथ में संबंध स्थापित होना। और जब एक देश अपने जो देश में व्यापार का विस्तार किया तो व्यापार के साथ साथ शहर का भी विकास हुआ, शहरीकरण। जगह जगह पर व्यापार का केंद्र खुला, जगह जगह पर वस्तुओं का बिक्री शुरू हुआ। तो यहाँ पर इसके कारण एक देश से दूसरे देश के लोग वहां पर आकर उस वस्तु की क्रय करना, तो इससे एक बड़े शहरीकरण का रूप ले लिया। और बड़ी शहरीकरण के कारण इसमें व्यापारी वर्ग का उभरना, उच्च वर्ग का उभरना ये शुरू हुआ, और धीरे धीरे शहर का जो एक रूप है बड़ा रूप होने लगा। तो भारत और यूरोप में जब हम देखते हैं तो यहाँ की जो व्यापारिक और शहरीकरण में यही देखने को मिलता है कि यूरोप के बड़े बड़े शहर जो थे, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन वगैरह है, और ऐसे कई शहर जो बड़े शहरों के रूप में सामने आने लगे, और वहां पर व्यापार और व्यवसाय का आदान प्रदान होने लगा। तो इस प्रकार से व्यापार और शहरीकरण इसमें 1300 से 1750 के बीच में परिवर्तन देखने को मिला। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है केंद्रीकृत राज्य। केंद्रीकृत राज्य मतलब ये होता है कि यहाँ पर राजाओं का शासन या एक केंद्र या एक राजधानी के रूप में स्थापित हो जाता था। सामंतों का, जमींदारों का इसमें जो कार्य को समाप्त कर दिया गया, और प्रमुख रूप से राजाओं के द्वारा सारे कानून व्यवस्था का संचालन एक केंद्र के रूप में या राजाओं के द्वारा आदेशों का जो पालन या आदेश एक केंद्रीकरण के रूप में स्थापित हो गया। तो केंद्रीकृत राज्य भी धीरे धीरे जैसी व्यापार व्यवसाय बढ़ा तो वहां पर राजाओं का एक
केंद्रीकरण होने लगा। उसके बाद में तीसरा जो देखते हैं वो है शहरी मध्यम वर्ग का उभरना। शहरी मध्यम वर्ग का उभरना मतलब जैसे जैसे व्यापार, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया और बड़े शहर बनते गए, तो वहां पर कई प्रकार के लोगों का एक केंद्र बनता गया या लोगों का वहां पर आना जाना शुरू हुआ, जिसके कारण वकील और जमींदार, कारीगर और लेखक, कवि इत्यादि बहुत सारे लोगों का वहां पर उभरना शुरू हुआ। इसके साथ साथ ये देखा गया कि काम का जो तरीका में भी बदलाव होने लगा। कार्यों का जो तरीका या काम भी वहां पर बढ़ने लग गए। जैसे कि लेखा कार्य है या दस्तावेज संबंधित है या वकालत से संबंधित है। इस प्रकार से बहुत सारे कार्यों का वहां पर उभरना शुरू हुआ। जैसे जैसे मध्यम वर्ग लोगों का आना शुरू हुआ, वहां पर विकास हुआ, उनकी प्रगति हुई, वैसे वैसे ये कार्य और इन कार्यों को अलग अलग उनकी योग्यता या उनकी शिक्षा के आधार पर बांट दिया गया। इसमें ये भी देखा गया कि जिस प्रकार से मध्यम वर्ग का विकास हुआ, तो किसी भी कार्य को उनकी शिक्षा या उनके अनुभव या उनकी प्रशिक्षण या बिना प्रशिक्षण लिए जो कार्य उसको नहीं सौंपा जाता था। तो ये हमारे भारत में भी, यूरोप में भी, अफ्रीका, इस प्रकार से जितने भी देश जो थे वहां पर इस प्रकार से बदलाव देखने को मिला। तो ये संपूर्ण जो बदलाव धीरे धीरे होता गया और आज की जो स्थिति में देखते हैं तो कई जो राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ गए और कई जो राष्ट्र है वो विकासशील देश के अंतर्गत आ गए हैं। तो उसमें बहुत सारी जो बातें हैं कि कैसे विकसित हुए, कैसे विकासशील, इसके बारे में वहां की जो टेक्नोलॉजी, वहां की जो पूंजी, वहां की जो शिक्षा दीक्षा, वहां की जो संस्कृति, इसके कारण एक विकसित राष्ट्र है। और हमारे भारत में देखते हैं तो जनसंख्या और निर्धनता, गरीबी और शिक्षा के प्रभाव के कारण यहाँ पर विशेष टेक्नोलॉजी की कमी, विशेषज्ञों की कमी के कारण आज भारत एक विकासशील देश की श्रेणी में माना जाता है। तो इस प्रकार से आज का जो चैप्टर इतिहास का शुरू किया गया, 1300 से लेकर 1800 तक की जो क्या आधुनिक दौर चला, उसमें बदलाव आया, इसके बारे में अगली जो बातें अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।